सभी छात्रों को एक बार पुनः गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप समझ रहे हैं और पिछले सीरीज में आपने देखा भी है कि आप वर्ग 10 से हैं और वर्ग 10 से आपको 1-2 सीरीज मैंने कंप्लीट कर दिया है। 1-2 सीरीज यानी कि पहले चैप्टर में आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के, राजनीति शास्त्र के पहले चैप्टर को मैं अलग अलग सीरीज में बांटने का काम किया हूं ताकि आप थोड़ा थोड़ा समय देकर आप चैप्टर को ही कंप्लीट कर लें। और मैं आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि आप मेरे यदि चैनल को देख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आश्वस्त हो लें कि एकदम इत्मीनान से आप देखते रहेंगे तो देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बातें याद हो जाएगी। आपको परीक्षा के संदर्भ में किसी भी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी और आप इजी वे में बोर्ड के एग्जाम को देने में सफलता हासिल करिएगा और बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने में आप सफलता लाइएगा। तो इस तरह से आप इस पे ध्यान दें कि हम तीसरे सीरीज में क्या शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले तीसरे सीरीज में हम बात करेंगे सांप्रदायिकता पर। सांप्रदायिकता क्या होता है। दूसरी बात है हमारी कि सांप्रदायिकता की राजनीति में क्या अभिव्यक्ति होती है। अगर सांप्रदायिकता है तो सांप्रदायिकता का राजनीति में क्या अभिव्यक्त होता है, इसके बारे में हम विचार करेंगे, इस पे हम बातें करेंगे आपसे। इसके बाद हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष शासन की क्या स्थिति होती है, क्या रोल होता है हमारे भारतीय संविधान में। इसके बाद हम बात करेंगे कि निजी और सार्वजनिक विभाजन किस प्रकार से होते हैं। और पांचवा हम देखेंगे कि भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है आज के संदर्भ में, महिलाएं किस प्रकार से है भारतीय परिदृश्य में। तो इस पे हम बारी बारी से करके बातें करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बार पुनः याद दिला देता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा अंदर प्रोत्साहन मिलते रहे कि मेरे चैनल को देखने वाले कुछ लोग हैं और आप इससे कुछ लाभ उठाना चाह रहे हैं। यदि किसी तरह की समझने में आपकी परेशानी आ रही है तो परेशानी के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर आप कमेंट करें ताकि मैं उसमें जो भी सुधार करने के लायक आपको मुद्दा दिखाई दे रहा है, जैसा विषय वस्तु आपको समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, उन बातों को मैं समझाने का भरसक प्रयास करूंगा। और आप लोगों के बीच में मैं प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों के साथ या अलग अलग सीरीज के साथ मैं मिलते रहने का प्रयास में हूं तब तक जब तक आप बंदी में बने हुए हैं अपने घर पे। आप घर पे रहकर स्वस्थ ढंग से रहें, स्वस्थ रहने के साथ आप बेहतर अपनी शिक्षा को भी अर्जित करने का काम करें ताकि आप घर पे रहें। तो आपकी स्वस्थ रहना ही मेरे लिए भी शुभकामनाएं हो सकता है, मेरा स्वस्थ रहना भी आपके लिए शुभकामना हो सकता है। तो हम लोग तभी एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आप घर पे बने रहें, घर से बाहर बहुत कम निकले, जरूरत पड़ने पे ही निकले। तो इस तरह से हम बात करेंगे अभी सांप्रदायिकता पे। सांप्रदायिकता, भारत में सांप्रदायिकता की क्या स्थिति है, पूरे वर्ल्ड में सांप्रदायिकता की क्या स्थिति है। तो आप देखिए सांप्रदायिकता का मतलब आप समझ रहे हैं कि सांप्रदायिकता एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि संबंध या धर्म से ही होता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है कि जब हम देखते हैं कि धर्म को ही किसी राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है कि राष्ट्र से उत्पन्न होती है या राष्ट्र में उत्पन्न तब होती है कि किसी धर्म को किसी राष्ट्र का आधार जब हम मान लेते हैं तो समझिए कि सांप्रदायिकता वहां उत्पन्न हो गई। इस तरह से राष्ट्रीयता संबंधी इस प्रकार की अवधारणा का उपागम किसी भी देश में अगर हम करते हैं, किसी भी देश में चर्चा करते हैं तो समझिए कि इसके लिए खतरे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और खतरे की स्थिति उत्पन्न होने के साथ यह समस्या उस स्थिति के वैसी स्थिति जब आएगा तो समझिए एक तरह से वो विकराल रूप धारण करते हुए आगे बढ़ेगा। और वह ऐसा विकराल रूप धारण करेगा कि जब राजनीति की अभिव्यक्ति किसी धार्मिक समुदाय की विशिष्टता के दावे पर और पक्षपातपूर्ण की भावना आता है या पक्षपातपूर्ण ढंग से उसके समर्थन में व्यक्त किया जाने लगता है। और उस धार्मिक समुदाय विशेष में अगर हम बातें करते हैं धार्मिक समुदाय विशेष में, तो उस धार्मिक समुदाय विशेष के लोग दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के विरुद्ध मोर्चा खोलने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। और ऐसे परिस्थिति में यह समस्याएं उत्पन्न होती है जब किसी खास धर्म की मान्यता को अन्य धर्म या अन्य धार्मिक संस्थानों से श्रेष्ठ माना जाने लगता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिकता संबंधी बातों को कि किसी धर्म को जैसे बहुलता दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा, तो उसके साथ दूसरा धर्म जो होगा वहां क्या होगा कि वह
जो प्राथमिकता वाला होगा वो उसको दबाने का प्रयास करेगा, निश्चित है कि वहां सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न होगी। यह स्थिति उस समय और भी विकट बन जाती है जब राजकीय सत्ता के विरुद्ध उपस्थित करने लगता है। यह स्थिति विकट बनने का यह भी कारण है, अथवा शक्ति का उपयोग किसी धार्मिक समूह के पक्ष में और अन्य धार्मिक समूह के विरोध में किया जाने लगता है। इस प्रकार जब धर्म का उपयोग राजनीति में किया जाने लगता है तो समझिए वहां सांप्रदायिकता की राजनीति कायम हो जाती है। तो छात्रों, आप यह देख रहे हैं कि सांप्रदायिकता कहां से कायम हो रही है। किसी भी राज्य में, किसी भी देश में हम बात करते हैं कि किसी धर्म को जैसे प्राथमिकता दिया जाएगा तो समझिए कि उसके साथ दूसरा धर्म होगा। उसको एक को प्राथमिकता देने का मतलब है कि दूसरा वहां दबेगा, और जब दूसरा दबेगा तो समझिए कि पहला वाला उस पर हावी होगा, और हावी होगा तो वहां पे जो विवाद उत्पन्न होता है वही तो सांप्रदायिकता होता है। सांप्रदायिकता की यही स्थिति होती है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि राजनीति की स्थिति, यहां सांप्रदायिक राजनीति की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम इसको अलग अलग पॉइंट के रूप में दर्ज कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि पॉइंट नंबर 1 में याद रखिए कि धर्म को किसी राष्ट्र का अगर आधार स्वीकार कर लिया जाए तो सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न होती है। पॉइंट नंबर 2 में आप नोट कर सकते हैं कि जब राजनीति की अभिव्यक्ति किसी धार्मिक समुदाय की विशिष्टता के दावे के पक्ष में, धार्मिक समुदाय जो होता है उसके विशिष्टता के दावे के पक्ष में, उसके समर्थन में व्यक्त किया जाने लगता है तो सांप्रदायिकता की राजनीति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा बात यहां आता है कि उस धर्म विशेष के लोग जो अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों के विरुद्ध में मोर्चा खोलने लगते हैं, वैसे स्थिति में भी सांप्रदायिकता की राजनीति की स्थिति उत्पन्न होती है। चौथी बातों में आप याद रखेंगे कि इस प्रकार की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब कोई धार्मिक समूह अपने धार्मिक मान्यताओं को श्रेष्ठ मानने लगता है और तो और अपनी मांगों को दूसरे धार्मिक समूहों के विरुद्ध में उपयोग में लाने लगता है। तो समझिए कि वहां की राजनीतिक सांप्रदायिकता की राजनीति की स्थिति में उत्पन्न हो जाएगी। और पांचवी बात आप याद रखिए कि इस प्रकार की स्थिति उस समय और भी जटिल और विकराल रूप धारण कर लेता है जब राजकीय सत्ता का उपयोग किसी खास धार्मिक समूह के पक्ष में और अन्य धार्मिक समूह के विरुद्ध में किया जाने लगता है। तो समझिए कि सांप्रदायिकता की राजनीति की स्थिति वहां उत्पन्न होती है। बात को समझ रहे हैं सांप्रदायिकता की राजनीति क्या होती है। अब सांप्रदायिकता की राजनीति में हम और भी बातें कर सकते हैं, आप इस पर विचार कर सकते हैं कि इस क्रम में दूसरा विचारणीय विषय यह भी बन जाता है आपके लिए कि सांप्रदायिक राजनीति के मूल आधार आखिर में है तो क्या है। इस सांप्रदायिकता की राजनीति का मूल आधार क्या बनता है, इसका आधार क्या है। तो सांप्रदायिक राजनीति को अगर हम बात करें तो इसमें सांप्रदायिक राजनीति की सोच मूलतः एक मान्यता पर आधारित हो जाती है, और ऐसी मान्यता पर आधारित हो जाती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का आधार बनकर, और धर्म जो होता है सामाजिक समुदाय का आधार बन जाता है, और इस प्रकार की सोच विकसित कर लेता है कि धर्म से ही उनका समुदाय निर्मित भी माना जाता है। और ऐसे स्थिति को सांप्रदायिकता की विश्वास रखने वाले लोग उस समुदाय विशेष के अभिन्न अंग हो जाते हैं तथा उनके मौलिक हित समान है। मान लीजिए कि उसके मौलिक हित अगर समान होते हैं तो मौलिक हित समान है और उसके सामुदायिक जीवन में आपसी मतभेद का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। एक धार्मिक समुदाय में जब इस प्रकार की मान्यता अथवा भावना विकसित होने लगता है तो ऐसे विकसित होने की स्थिति में आपसी मतभेद का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। एक धार्मिक समुदाय, जैसे अभी मैंने बात किया कि जैसे इसकी मान्यता और भावना विकसित होता है तो विकसित होने के साथ उस समुदाय विशेष के लोग दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के समुदाय में शामिल हो जाते हैं, शामिल नहीं हो सकते हैं, और जब शामिल नहीं हो सकते हैं तो दूसरे धार्मिक समुदाय का हिस्सा उनके समुदाय में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसे सांप्रदायिकता की संज्ञा दी जाती है। जैसे यदि ईसाई धार्मिक मान्यता वाले लोगों में इस प्रकार की सोच विकसित होती है, तो अगर ऐसे भी सोच विकसित होती है कि वे हिंदू या मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के निर्मित समुदाय का भाग नहीं बन सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि सांप्रदायिकता की संज्ञा दी जाती है। यदि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों से निर्मित समुदाय की सोच में किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो वह सतही जो होता है, इसे हम कह सकते हैं कि सतही होती है, यह अर्थहीन होता है। अब हम ऐसे बात करेंगे कि आखिर में सांप्रदायिकता की राजनीति की अभिव्यक्ति क्या होती है,
सांप्रदायिकता की राजनीति की अभिव्यक्ति क्या है, तो अभिव्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे कि सांप्रदायिकता की राजनीति के कई रूपों में व्यक्त होती है। इसको हम देखेंगे तो कई रूपों में यह व्यक्त होते हुए नजर आता है। हमें दिन प्रतिदिन या दिन प्रतिदिन के हिसाब से जीवन में सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति देखने को मिल रहा है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, यह पूरा समाज देख रहा है सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति को, क्योंकि इसके अंतर्गत धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के संबंध से पहले से ही बनाई धारणा एक हो चुकी है लोगों के अंदर कि एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता शामिल हो गई है लोगों के अंदर। सभी अपने धर्म वाले दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ समझने लगे हैं, और जो भी दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है तो निश्चित है कि दूसरे धर्म को वह हीन भावना से देखता है, और जब वो हीन भावना से देखेगा तो स्वाभाविक है कि वहां पर सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न होगी। अर्थात कुल मिलाकर हम ये बात जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि सभी का धर्म तो समान ही है, सभी के विचार एक ही जैसे हैं, धर्म के मतावलंबी भी एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि यहाँ कुछ लोग होते हैं ऐसे हिंसात्मक कार्रवाइयों में या सांप्रदायिकता के भावना के माध्यम से राजनीति सेकने का काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का, राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह ध्यान देने वाली बात है कि हम उन पर अगर ध्यान नहीं देते, जबकि हमारी क्या होती है कि प्रभुत्व तो स्थापित करने की एक चाहत रखता है। ये लोग प्रायः बहुसंख्य समुदाय के होते हैं और उनके इस प्रकार के प्रयास ही बहुसंख्यवाद का रूप ले लेती है। इसकी प्रक्रिया में अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय अलग राजनीतिक इकाई बनाने की सोच विकसित करने लगता है, और ऐसा स्थिति उत्पन्न होने लगता है कि मान लीजिए कि जो लोग अल्पसंख्यक संख्या में हों, चाहे कोई भी धर्म वाले क्यों न हो, तो उनको जब वहां स्थान नहीं मिलेगा, उनको अपने एक राजनीति का अलग सोच बनने लगता है, और जब अलग सोच बनने लगता है तो निश्चित है कि वहां सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न होगी। फिर यहां तीसरी बात अगर हम ध्यान देते हैं कि सांप्रदायिक अभिव्यक्ति का एक प्रकार यानी एक अन्य प्रकार इन दोनों से भिन्न होता है। कभी कभी सांप्रदायिक आधार पर भी राजनीतिक गोलबंदी होती रहती है, और सांप्रदायिक आधार पर जब राजनीतिक गोलबंदी होती है, इस प्रकार की गोलबंदी के लिए वे धार्मिक प्रतीकों, धर्म गुरुओं के विचारों से, धर्मगुरु के जो विचार होते हैं उनके विचारों से, भावनात्मक अपीलों के आधार पर हमने समुदाय के लोगों के मन में भय बैठाने जैसे साधन को उपयोग में लाते हैं। और तो और चुनावी राजनीति में वे धर्म विशेष को मानने वाले मान्यताओं की, भावनाओं की कद्र करके और उसे उभारने या उसके हितों की बात उठाने जैसे साधनों का प्राय उपयोग होने लगता है। यानी कि धर्म के नाम पर लोग राजनीतिक रूप से जब चुनाव आता है तो चुनाव के दौरान वे क्या करते हैं कि चुनाव के ध्यान में रखते हुए वे लोगों को किसी धर्म विशेष प्रलोभन में फंसाने का काम करते हैं। अंत हम ऐसे कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता का सबसे विभत्स रूप यदा कदा सांप्रदायिक ढंग के रूप में सामने दिखता है। इसमें नरसंहार जैसी अमानवीय घटनाएं घटती है। जैसे भारत स्वतंत्र जब हुआ तो भारत स्वतंत्र हुआ, उसमें भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। आप देख रहे हैं, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। उस समय व्यापक पैमाने पर भारत में पाकिस्तान के सांप्रदायिक दंगे हुए थे 1947 ईस्वी में। इन दंगों के बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति हुई थी, दोनों पक्षों में हुआ था। जो भी पक्ष आपस में भिड़ंत किया था उन दोनों पक्षों का जान माल की काफी हानि हुई थी। अब हम यहां देखते हैं कि अगर ऐसे स्थिति को हम समझते रहे तो समझिए कि सांप्रदायिकता की राजनीति की अभिव्यक्ति उत्पन्न होती ही है। अब हम फिर बात करेंगे अगले पॉइंट पे, धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है। धर्मनिरपेक्ष शासन की बात अगर हम करते हैं तो सांप्रदायिकता किसी भी देश के लिए एक अभिशाप के रूप में माना जा सकता है। वो चाहे भारत हो, चाहे यूरोप का कोई भी देश हो, चाहे अफ्रीका का कोई भी देश हो, किसी भी विश्व का कोई भी देश हो, सांप्रदायिकता किसी भी देश के लिए एक अभिशाप मात्र है, दूसरा कुछ नहीं है। अधिकांश नवोदित राज्यों को, यानी जो भी नया राज्य बनाए गए हैं, इसका दंश किसी न किसी रूप में झेलना पड़ रहा है। यदा कदा बीच बीच में इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय संविधान निर्माता इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए, इस चुनौती के प्रति पहले ही सचेत थे। जो संविधान लिखे थे उस समय
वो पहले ही सचेत थे कि आने वाले समय में ऐसे परिवेश आ सकते हैं, इसलिए तो उन्होंने संशोधन का एक प्रावधान वहां पे डाल दिया। अगर संशोधन का प्रावधान नहीं होता तो बीच बीच में जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है, बीच बीच में जो हमारे देश के लिए खामियाजा होता है, उसमें संशोधन की बातें नहीं आता। उन्होंने स्वयं इसके विभत्स रूप को देखा और महसूस भी किया था, अतः संविधान के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष मॉडल को उसी समय उन्होंने प्रशासनिक संरचना का आधार भी बना दिया। इसके लिए संविधान के अंतर्गत कतिपय प्रावधान भी किए गए। और क्या प्रावधान किया गया, जैसे आप देख ही रहे हैं संविधान में। इस क्रम में संक्षिप्त रूप से मैं धर्मनिरपेक्ष शब्द का अगर हम बात करते हैं का अर्थ जानना यह आवश्यक हो जाता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द अंग्रेजी भाषा के सेकुलरिज्म का हिंदी एक अनुवाद है। जैसे आप नाम सुनते हैं बार बार, सेकुलरिज्म है, वह नेता सेकुलरिज्म है, वह नेता सेकुलरिज्म है, और वह जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं है, यानी कि वह क्या है कि वह जात पात की राजनीति करता है। तो सेकुलरिज्म शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, इस मान्यता के अंतर्गत यह माना जाता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यह हमारे संविधान में ही वर्णन किया गया था कि राज्य का अपना कोई निजी धर्म नहीं होगा। राज्य किसी धर्म को न तो बढ़ावा देगा और न ही उसका विरोध भी करेगा। न किसी धर्म को बढ़ावा दे सकता है राज्य, और न किसी धर्म को वो विरोध में ला सकता है। लोगों की धार्मिक मान्यताओं के मामले में राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यह हमारे संविधान में वर्णन है। जहां तक भारत का प्रश्न आता है, भारत की बात हम करते हैं कि भारतीय संविधान की अर्थव्यवस्था में या भारतीय संविधान की व्यवस्था में इसके अंतर्गत अगर यहां किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया गया है, और इसके विपरीत पाकिस्तान में जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे ही देश का एक हिस्सा पाकिस्तान बना 1947 में ही, वहां पे इस्लाम धर्म को स्वीकार किया गया उस राज्य धर्म के रूप में। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया गया, यानी श्रीलंका जो था वहां बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया है। इंग्लैंड में अगर माना गया तो ईसाई धर्म को स्वीकार किया गया है। इस तरह से धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा प्रदान किया गया है कुछ देशों में, लेकिन भारत में नहीं है। लेकिन इसके विपरीत भारत में किसी भी धर्म को न राजकीय धर्म माना गया है और नहीं क्या माना गया है, किसी धर्म को विशेष दर्जा भी देने का काम किया गया है। यह भारतीय संविधान में वर्णन है। हम दूसरी बात यह कह सकते हैं कि भारत में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। जो भी व्यक्ति जो धर्म मानना चाहता है वो स्वतंत्र है, मान सकता है। उसके अनुरूप अपना आचरण करने का अथवा उसके प्रचार करने का मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। मौलिक स्वतंत्रता है, अधिकार के रूप में यह प्रदान किया गया है कि वो जो चाहता है बीच में अपना धर्म भी तोड़ के किसी दूसरे धर्म में शरणागत होने के लिए वो शरणागत हो सकता है। किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। इस तरह से तीसरी बात अगर हम बात करें तो तीसरी बात में हम देख सकते हैं कि इस तरह धार्मिक समानता एवं स्वतंत्रता की गारंटी देने के अलावा संविधान जो होता है धार्मिक आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। बात समझ रहे हैं आप? इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं इसमें, तो भारत की बात अगर हम करें तो भारत में धर्मनिरपेक्ष की मान्यता जो है उस रूप में कार्यरत नहीं है। भारत के जो धर्मनिरपेक्ष मान्यता है वैसे रूप में कार्यरत नहीं किया गया है जैसा कि हम कई पश्चिमी राज्यों में देख पाते हैं कि वहां पे धर्मनिरपेक्ष की व्यवस्था नहीं की गई है। और यदि भारत में किसी धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे धार्मिक समुदाय के साथ यदि किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है, कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय के साथ भेदभाव करता है, तो भेदभाव करने की स्थिति में राज्य उसे प्रतिबंधित कर सकता है। इस रूप में राज्य धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। जो भी धार्मिक मामले हैं राज्य वहां हस्तक्षेप कर लेगा, क्योंकि संविधान में यह वर्णन किया गया है। भारत में धर्मनिरपेक्ष रूप से कुछ खास राजनीतिक दलों अथवा विचारधाराओं तक सीमित नहीं है, जैसे कि यह जो है भारतीय संविधान का मूल आधार है और सांप्रदायिकता भारत के लिए या भारत में अल्पसंख्यकों के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की मौलिक अवधारणा के प्रति एक खतरा उभर कर सामने दिख रहा है। यह अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ खतरा नहीं है, समझ रहे हैं इस बात को? जो भी अल्पसंख्यक जिस जगह पे बने हुए हैं यह उसके लिए खतरा सिर्फ नहीं बना है, बल्कि इस देश के लिए खतरा बनते जा रहा है। क्योंकि अगर हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो यह यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ही सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके लिए आवश्यक है कि हमें दिन प्रतिदिन
जीवन एवं व्यवहारों में होने वाले सांप्रदायिक दुष्प्रचारों का मुकाबला करना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ के आना पड़ेगा। यदि हम विद्यार्थी के रूप में हैं तो हमें भी इसमें हस्तक्षेप करना होगा और सांप्रदायिकता जैसी स्थिति को रोकने का काम करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे पढ़ने का ही मतलब समाप्त हो जाता है। जबकि धर्म पर आधारित लामबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं इस सांप्रदायिकता की बातें हम समाप्त करते हैं, क्योंकि सांप्रदायिकता तो आप समझ गए बातें क्या है, और आप पढ़े लिखे और आप पढ़ रहे हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि ऐसी बातों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप दूसरों को भी समझाने का प्रयास करें। और सिर्फ किताबी ज्ञान लेने से या आपके परीक्षा में तो निश्चित है कि इस तरह के प्रश्न आते रहेंगे, आप इसको अपने भाषा में और बनाने का प्रयास करेंगे तो आप बेहतर करेंगे। तो अब सांप्रदायिकता के बाद हम देखते हैं यहाँ कि महिलाओं की स्थिति सार्वजनिक और निजी विभाजन के रूप में। तो लैंगिक मुद्दे पहले हम देखते हैं कि सार्वजनिक और निजी विभाजन में, तो सार्वजनिक और निजी विभाजन के पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि लैंगिक मुद्दे और राजनीति हमारे साथ है, हमारे देश में है। लैंगिक मुद्दे बने हुए हैं राजनीति के साथ। लैंगिक मुद्दे कैसे बने हैं? तो समकालीन विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहा जाए कि लैंगिक समानता से संबंधित विवाद काफी सामने देखने के लिए मिलते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है हमारे देश के लिए, यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है। यह मुद्दा सिर्फ भारत जैसे विकासशील राज्यों के लिए नहीं है, बल्कि यह विकसित राज्यों के लिए भी है। जैसे इसका प्रमुख कारण है कि विश्व के विभिन्न राज्यों में महिलाओं की निजी और सार्वजनिक स्थिति पुरुषों के जैसा नहीं रखा गया है। चूंकि विश्व के कुछ राज्यों, विशेषकर यूरोप के कतिपय कुछ राज्यों की बात करें तो वहां स्त्रियों की स्थिति जो है विकासशील देशों की अपेक्षा कुछ ठीक है। यह माना जा सकता है कि विकसित राज्यों में कुछ विकासशील राज्यों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति बहुत हद तक ठीक है। लेकिन वास्तव में लैंगिक असमानता पर आधारित सामाजिक भिन्नता श्रेणीबद्ध आधार पर आधारित है, यह देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि इस प्रकार के सामाजिक विभाजन हमें हर स्थान पर देखने को मिलता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में इस पर शायद ध्यान दिया जाता है कि राजनीति का अगर हम अध्ययन करते हैं तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लैंगिक विभाजन को लोग सामान्य तौर पर प्रकृति प्रदत्त मान रहे हैं। आज के संदर्भ में प्रकृति प्रदत्त मान रहे हैं लैंगिक विभाजन को, क्योंकि जिन्हें परिवर्तन संभव नहीं है, लेकिन यह मान्यता को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है। या अगर कोई मान रहा है तो इसे पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैविक या प्राकृतिक संरचना के आधार पर नारीत्व और पुरुषत्व को छोड़कर देखना उचित नहीं है। अगर नारीत्व को छोड़ दें, पुरुषत्व को छोड़ दें, तो दोनों को अगर छोड़ के दोनों में से किसी एक पहलू पर ध्यान देते ये उचित नहीं है, क्योंकि दोनों पहलू ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक पहलू महत्वपूर्ण है। क्योंकि पुरुषों और महिलाओं के मध्य लैंगिक असमानता का आधार लैंगिक बनावट नहीं है, बल्कि दोनों के संबंध में पूर्व निर्धारित सामाजिक भूमिकाओं की, और सामाजिक भूमिकाएं जो है उस भूमिकाओं में रूढ़िवादी छवियां रही है। अब हम यहाँ बात करेंगे, जिक्र करेंगे सामाजिक और निजी, सार्वजनिक और निजी विभाजन की बातें जो यहाँ पे पॉइंट के रूप में हम दर्ज किए हुए हैं, इस पे हम बातें करते हैं कि सार्वजनिक और निजी विभाजन के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं कि समकालीन समाज पुरुष समाज या पुरुष प्रधान माना जा रहा है। ऐसे सामाजिक संरचना के अंतर्गत पुरुषों की प्रधानता कायम है, पुरुषों की प्रधानता बनी हुई है आज भी समाज में, क्योंकि पुरुषों द्वारा महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और भेदभाव ही नहीं किया जा रहा है, जन्म के बाद जब उनका पालन पोषण प्रारंभ होता है तो उनके मस्तिष्क में इस प्रकार की एक सोच भर दी जाती है, महिलाओं के दिमाग में एक प्रकार की सोच बदल दी जाती है। क्या सोच बदल दी जाती है? कि महिलाओं को मौलिक जिम्मेदारियां घर गृहस्थी का संचालन एवं बच्चों का पालन पोषण करना है। यह बात अधिकांश परिवारों में श्रम के लैंगिक विभाजन के रूप में अभिव्यक्त होती है, यह देखने के लिए मिलता है। आप भी देख रहे हैं इस चीजों को, गांव में बहुत जगह, शहरों में भी बहुत जगह पे जहां पे शिक्षा का अभाव है वहां महिलाओं के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन शिक्षा का जहां अभाव रहेगा वहां ऐसा ही बर्ताव होगा। आज आप समझ रहे हैं कि पढ़े लिखे महिलाएं जो है पुरुषों से भी आगे, कदम से कदम मिलाने की बात हटा दीजिए, पुरुषों से भी आगे कई कदम निकल जा रही है। लेकिन तब वो निकल जा रही है जब यह असमानता का या विभाजन का वो प्रतिरूप नहीं बनती है। यह इस तरह से यह माना जा रहा है कि घर का भोजन तैयार करना, कपड़ों की सफाई करना, घर की सफाई करना, बाल बच्चों को देखना इत्यादि कार्य महिलाओं का है, यही लोग मान लेते हैं गांवों में। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि इन कार्यों का निष्पादन पुरुषों के द्वारा नहीं किया जा सकता है, यानी पुरुष इस काम को नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है, पुरुष भी कर सकते हैं। जहां अभाव हो, महिला नहीं हो, वहां कौन करेगा? वहां पुरुष भी करेंगे।
तो फिर ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों महिलाएं सिर्फ करेगी, पुरुषों का नहीं? लेकिन इस प्रकार के कार्य भुगतान होने पर अथवा पारिश्रमिक प्राप्त होने पर पुरुषों द्वारा सहस्त्र संपादित किया जाता है। व्यवहारिक तौर पर अगर कहा जाए तो प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि पुरुषों द्वारा कई ऐसे कार्य किए जाते हैं जो समान, जैसे पुरुष जो कई ऐसे कार्य करते रहते हैं जो समान तौर पर महिलाओं को के माने जाते हैं कि महिलाएं ही इस काम को कर पाएगी, वैसे कार्यों को पुरुष भी करते रहते हैं। जैसे देखते हैं सिलाई का काम करना महिलाओं का काम जैसे है वो पुरुष भी करते रहते हैं। कढ़ाई का काम करना, यानी कढ़ाई और सिलाई का काम करना, यानी दर्जी का जो काम होता है, या महिला और पुरुष दोनों समान रूप से करते हैं। तो फिर होटल में देखिएगा, होटल में रसोइयों का काम करना, क्या होटल में पुरुष खाना नहीं बनाते हैं, मिठाई नहीं बनाते हैं और सब वस्तुओं को तैयार नहीं करते हैं? क्योंकि इन कार्यों के लिए उन्हें पारिश्रमिक प्राप्त होता है, इसलिए वहां वो काम करते हैं। तो फिर घर पे क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इस तरह से आप यहां विभाजन के आधार पर देखेंगे कि यहां बात उल्लेखनीय बन जाती है यह कि महिलाएं जो होती है, महिलाएं घर से बाहर का कार्य नहीं करती है, ऐसी बात नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में पानी लाना, रसोई के लिए जलावन लाना, कृषि कार्य करना इत्यादि कार्य महिलाओं द्वारा भी संपादित किए जाते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि नगरों में भी महिलाएं घर से बाहर काम करती है। नगरों में सीमित आय वाले परिवारों की महिलाओं के द्वारा अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरियां भी, यानी नौकरानी का कार्य भी किया जाता है। इसी प्रकार मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाएं सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों के कार्यालयों में, सरकारी संगठन हो या गैर सरकारी संगठन हो, वैसे कार्यालयों में महिलाएं भी पुरुषों के सदृश काम करती है, पुरुषों के जैसा ही काम करती है। व्यवहारिक तौर पर आज प्राय ऐसा देखने के लिए मिलता है कि महिलाएं अपने पारिश्रमिक या पारिवारिक आय की में वृद्धि के लिए कुछ न कुछ बाहर भी काम करती रहती है। लेकिन महिलाओं के लिए यह भी बात तय हो जाता है कि महिलाओं के लिए कार्यों को पारिवारिक मान्यता प्राप्त नहीं होता है और उनके कार्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। यदि महिलाएं जो होती है द्वारा किए गए कार्यों की कुल अवधि को जोड़ा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वो पुरुषों की तुलना में अधिक काम करती है, लेकिन उसे न तो सामाजिक और न पारिवारिक मान्यता ही प्राप्त होता है। अब घर में तुलना करेंगे, घर में देखेंगे कि घर की महिलाएं, जैसे मान लीजिए कि पुरुष कुछ घर से बाहर जाके काम करते हैं तो उनका यह होता है कि 8 घंटा का ड्यूटी तय है। लेकिन उसी तरह से महिलाएं जब घर पे काम करती है, खाना पकाना, घर को सफाई करना, पोछा लगाना, खाना पकाना वगैरह वगैरह जो भी काम करती है, तो उसका भी अगर हम पारिश्रमिक देखें तो वो भी 8 घंटे से ज़्यादा काम कर लेती है। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि हम कार्यों का विभाजन कर लें? श्रम के इस लैंगिक विभाजन का यह परिणाम हुआ कि महिलाएं जो भी है, महिलाएं घर पर चहारदीवारी के अंदर सिमट कर रह गई है। यदि वे समस्त मान्यता के लगभग आधी है, यानी जो भी जनसंख्या है, जो जितनी मानवता है उसकी आधी जनसंख्या महिलाओं की है, फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र में विशेषकर राजनीति में उनकी भूमिका अधिकांश समाज में न्यूनतम रही है। यही स्थिति सिर्फ भारत की ही नहीं है बल्कि अधिकांश राज्यों की है। चूंकि परिस्थितियां परिवर्तित हो रही है, लेकिन अभी भी पुरुषों की तुलना में काफी महिलाएं पिछड़ी हुई है। सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में उनकी सहभागिता अभी भी हासिल किए हुए हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि अशिक्षा होना, यानी अशिक्षित होना महिलाओं का मुख्य कारण है। पहले हम सिर्फ पुरुषों की सार्वजनिक जीवन से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था, जिन्हें ही सिर्फ मतदान में भाग लेने अथवा निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि स्थिति में परिवर्तन प्रारंभ हुआ है और स्थिति ऐसे बदली हुई है कि राजनीति में भी लैंगिक मुद्दे उठाए गए हैं और विश्व के विभिन्न भागों में महिला संगठित हुई है। और जब महिलाएं संगठित हुई है तो उनके द्वारा समान अधिकार की प्राप्ति के लिए आंदोलन प्रारंभ किए गए हैं। महिलाओं के लिए भी समान अधिकार देने की बात की गई, आंदोलन किए गए हैं। नारीवादी आंदोलन का वर्तमान काल में अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक बिंदु युद्धोत्तर काल से अगर हम देखें तो इसके 4 प्रमुख कारण रहे हैं। एक रहा है आपका उदारवादी, दूसरा रहा है अतिवादी, तीसरा रहा है समाजवादी और चौथा रहा है उत्तर आधुनिकवादी। यह महिलाओं के लिए रहा है, क्योंकि इन मान्यताओं द्वारा महिला सशक्तिकरण पर किसी न किसी रूप से बल दिया गया है। लेकिन अगर वे आज आंदोलन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर समान विचार नहीं रखते हैं, जबकि महिला और पुरुषों के मध्य समानता असमानता के कारणों का विश्लेषण करने के क्रम में समान दृष्टिकोण रखते हैं, उनके अनुसार महिलाओं द्वारा
जो व्यक्तिगत और प्राकृतिक बातें होती है, अगर ऐसा हम संपादन करें तो ये अदृश्य हो जाता है और उसके द्वारा किए गए श्रम को नहीं माना जाता है। यह महिलाओं एवं पुरुषों के मध्य असमानता का मुख्य कारण यही देखने के लिए मिलता है। अतः नारीवादी आंदोलन द्वारा इस असमानता को समाप्त करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब यहाँ हम देखेंगे भारत में महिलाओं की जो स्थिति बनी हुई है, भारत में महिलाओं की स्थिति, हम उसी पे अभी बातें कर रहे थे कि जहां तक हम भारतीय महिलाओं के प्रश्न हम उठाएं, भारतीय महिलाओं की स्थिति की बात करें, उन्हें अत्यंत प्राचीन काल से या प्राचीन काल में ही, खासकर वैदिक काल में पुरुषों के साथ समान दर्जा प्राप्त था। पौराणिक काल और उसके बाद धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आते चली गई। यह काल 500 ईस्वी पूर्व से, समझ रहे हैं, 500 ईस्वी तक के काल को माना जाता है। फिर भी उन्हें समाज के अंदर आदर के साथ देखा जाता है। आज भी महिलाओं को फिर भी समाज में आदर के साथ ही देखा जाता है। प्राचीन भारतीय विद्वान मनु ने तो यहां तक भी लिख दिया था महिलाओं के संदर्भ में कि जहां महिलाओं की पूजा होती है वहीं देवता रमण करते हैं। समझ रहे हैं बात को? जहां महिलाओं की पूजा नहीं होती वहां देवता रमण नहीं करते हैं, वहां देवता नहीं रहते हैं। यह न्यासत पूजते रम्यते तत्र देवता, यानी इनके द्वारा यह लिखा हुआ बात है कि विदेशी आक्रमण एवं कतिपय अन्य कारणों में महिलाओं की स्थिति में निरंतर आप देख रहे हैं कि गिरावट आई है। ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के समय भी महिलाओं की स्थिति में विशेष सुधार नहीं हो सका। जब हमारे देश में ब्रिटिश शासनकाल था उस समय भी यहाँ सुधार नहीं हो सका, लेकिन उस समय कुछ समाज सुधारकों ने, जैसे आप नाम सुनेंगे राजा राम मोहन राय ने, महिलाओं के संदर्भ में कई सुधारात्मक कार्य को सामने लाया। उन्होंने इस दिशा में एक पहल भी किया, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश संस्कृति के प्रभाव से में कुछ महिलाएं जो थी आधुनिकता की ओर अग्रसर अवश्य हुई है। अंग्रेजी अग्रसर तो हुई है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के समय मातृ देवी की स्वतंत्रता के लिए कुछ महिलाओं ने अपनी क्रियाशील भूमिका का निर्वहन किया है। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी युग में जो कुछ महिला संगठन का भी गठन किया गया है, लेकिन उनकी स्थिति में आमूल परिवर्तन नहीं आ सका है। इस प्रकार का जागरूक कुछ अभिजन महिलाओं तक ही सीमित रही है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता भारत यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा दिया गया। उनकी स्थिति में सुधार की बात शुरू की गई और उनकी जब सुधार हुआ, उनकी स्थिति में जैसे ही सुधार भी हुआ, लेकिन वे आज भी पुरुषों की तुलना में काफी पिछड़ी हुई है। आज का भी भारतीय समाज पितृ प्रधान समाज माना जा रहा है और महिलाओं के साथ भेदभाव आज भी उसी तरह कायम बना हुआ है। उनका दमन होता है, वे शोषण के शिकार होते हैं। उन्हें संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी समानता प्राप्त नहीं है। परिणाम स्वरूप आज उनकी स्थिति विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों से काफी पीछे है। जैसे हम बात करें शैक्षिक क्षेत्र में, तो शैक्षिक क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो आज के लिए बस इतना ही।